उन्नयन विहार फेसबुक लाइव क्लास में आप सभी विद्यार्थियों का स्वागत है। एक बार मैं 10वीं वर्ग के लिए सामाजिक विज्ञान के अंतर्गत लोकतांत्रिक राजनीति लेकर के उपस्थित हूँ। बच्चों, लोकतांत्रिक राजनीति में हम लोगों ने 2 अध्याय देख लिया है, 2 अध्याय को पढ़ लिया है और मैं आशा करता हूँ कि आप घर पे भी 100 अध्याय करके दोनों अध्याय को बेहतर ढंग से कंप्लीट कर लिए होंगे। आइए आज हम तीसरी अध्याय को देखते हैं, अध्याय नंबर 3, जिसका शीर्षक है लोकतंत्र में प्रतिस्पर्धा एवं संघर्ष। जी हाँ बच्चों, यह अब 10वीं वर्ग का लोकतंत्र में प्रतिस्पर्धा एवं संघर्ष जो है वह काफ़ी महत्वपूर्ण अध्याय है, क्योंकि जो भी हर साल बोर्ड के परीक्षाओं में देखा गया है कि इस चैप्टर से सर्वाधिक प्रश्न पूछे जाते हैं। यानी कि आपकी जो परीक्षा होती है मैट्रिक की, उसमें जो प्रश्न पत्र आपसे 17 अंक के पूछे जाते हैं। सामाजिक विज्ञान के अंतर्गत ये राजनीतिक शास्त्र या लोकतांत्रिक राजनीति आप जिसे कहते हैं, इसमें 17 अंक के प्रश्न पत्र पूछे जाते हैं। उसमें उस 17 में से सर्वाधिक प्रश्न आपके अध्याय 3 से ही होता है। तो इसलिए मेरा आग्रह है आप सबों से कि बेहतर ढंग से अपनी समझ को अध्याय 3 पर, यूँ तो अध्याय 3 ही नहीं, पूरे पाठ्यपुस्तक पे आपकी समझ बेहतर होनी चाहिए, लेकिन खास करके अध्याय 3 को आप बेहतर ढंग से देखेंगे, समझेंगे। आइए लोकतंत्र में प्रतिस्पर्धा और संघर्ष को आगे बढ़ाते हैं और देखते हैं कि हम जो पिछले 2 अध्याय में क्या पढ़ा है और आगे क्या पढ़ेंगे। तो बच्चों, पिछले 2 अध्याय में हम लोगों ने सत्ता में साझेदारी पढ़ा था। पहला अध्याय कि सत्ता में, शासन में कैसे विभिन्न वर्गों के, विभिन्न समूहों के, विभिन्न हितकारी जो समूह होते हैं, दबाव समूह होते हैं, विभिन्न वर्ग होते हैं, उनकी कैसे ये भागीदारी होती है, कैसे उनकी जगह उसमें मिलती है, कैसे उनका हिस्सेदारी होता है। फिर हमने अगले अध्याय में कार्य प्रणाली को देखा कि लोकतांत्रिक व्यवस्था में कैसे जो है कार्य प्रणाली होती है। विभिन्न स्तर के सरकारों को हम लोगों ने जाना। उसमें हम ये सेंट्रल से लेकर के और लोकल सेल्फ गवर्नमेंट तक की बात की। हम लोगों ने दूसरे अध्याय में विभिन्न स्तर के सरकार, जो पंचायती राज के सरकार है, पंचायती राज या पंचायत समिति, या तीसरे स्तर पे यानी कि सबसे ऊंचे स्तर पे लोकल सेल्फ गवर्नमेंट में जिला परिषद है, उसको हमने, उसके गठन, उसकी प्रक्रिया, उसकी क्षेत्र के बारे में हम लोगों ने जाना, समझा। हम लोगों ने केंद्र सरकार और राज्य सरकार के बीच की हिस्सेदारी की बात की, समवर्ती सूची की बात किया, हम लोगों ने राज्य सूची की बात किया, संघ सूची की बात की, किन विषयों पे कौन क्या कर सकता है, कैसे क्या है। तो कुल मिला जुला कर कि लोकतंत्र में सरकार बनना, सरकार के किस हद तक काम करती है, सरकार कैसे अपने हिस्सेदारी को बांटती है, विभिन्न समूहों को कैसे एक साथ लेकर चलती है, इन तमाम बिंदुओं पर हम लोगों ने पिछले 2 अध्याय में अपनी समझ को विकसित किया है। अब हम देखेंगे कि लोकतंत्र में जो प्रतिस्पर्धा है और संघर्ष है वो कैसे है। तो बता दें कि लोकतांत्रिक व्यवस्था प्रतिस्पर्धा और संघर्ष के बिना अधूरा है, क्योंकि लोकतंत्र को विकास के पथ पे प्रतिस्पर्धा और संघर्ष ही ले जाता है। कोई सरकार, कितना ही मजबूत सरकार क्यों न हो, उसको भी विरोध झेलना पड़ता है, वो भी मनमानी नहीं कर सकती है। इन तमाम चीज़ों को हम इस अध्याय में देखेंगे। हम परिचय जानेंगे, प्रतिस्पर्धा एवं संघर्ष का अर्थ जानेंगे, लोकतंत्र में जनसंघर्ष की भूमिका जानेंगे, बिहार में छात्र आंदोलन। अभी आज फिलहाल ये 3 टॉपिक लिखे हुए हैं। इसमें बच्चों हम विभिन्न जनसंघर्ष जानेंगे, जैसे पर्यावरण संबंधित जनसंघर्ष, हम चिपको आंदोलन को देखेंगे, हम नर्मदा बचाओ आंदोलन को देखेंगे, हम आंध्र प्रदेश के नारनौल जिला के ताड़ी आंदोलन को भी इसमें पढ़ेंगे। हम बिहार के छात्रों के द्वारा जो छात्र आंदोलन शुरू किया और वो कैसे आगे बढ़ता गया और आपातकाल की घोषणा करनी पड़ी तत्कालीन प्रधानमंत्री श्रीमती इंदिरा गांधी जी को, और देश में पुनः 1977 में मोरारजी देसाई जनता पार्टी की सरकार लौटी। तो ये कैसे लोकतंत्र जो है वह जनसंघर्ष को झेलते हुए, जनसंघर्ष को सहते हुए आगे बढ़ता है, ये जानेंगे। आइए सबसे पहले इस पाठ का परिचय जान लेते हैं हम।
परिचय। परिचय के दौरान हम ये जानेंगे माफी चाहेंगे, लोकतंत्र में प्रतिस्पर्धा, कंपटीशन आप कह सकते हैं, और संघर्ष विभिन्न मुद्दों, विभिन्न जाति समूहों के बीच, विभिन्न क्षेत्रीय समस्याओं के संदर्भ में, विभिन्न अपनी हितों को रक्षा के लिए जो संघर्ष होता है वो संघर्ष है, जन संघर्ष है। या बिना संगठन के कुछ लोगों के द्वारा किसी खास कार्य को विरोध करना और एकत्रित होकर सरकार या सत्ता में लोगों को विरोध करना जन संघर्ष भी कहलाता है। तो परिचय यही है कि लोकतंत्र में प्रतिस्पर्धाएं और संघर्ष। ठीक है, आप समझ गए। हम लोगों ने दूसरी बात यहाँ पे लिखा है कि जनसंघर्ष का अर्थ, प्रतिस्पर्धाएं और जनसंघर्ष का अर्थ। ठीक है, हम देखेंगे प्रतिस्पर्धा एवं जन संघर्ष, प्रतिस्पर्धा एवं जन संघर्ष का अर्थ। ठीक है, इसके अर्थ को हम व्यापक लेते हैं और थोड़ा ये भी लेते हैं। तो वही प्रतिस्पर्धा जो है, एक दूसरे के प्रति प्रतिस्पर्धा से विकास होता है, विकास की गति। अगर प्रतिस्पर्धा को हटा दिया जाए तो विकास की गति रुक जाएगी। तो लोकतंत्र में प्रतिस्पर्धा बहुत ही जरूरी तत्व है और वो होना चाहिए। लोकतंत्र को विकास के पथ पे अग्रसर करता है और आगे बढ़ाता है। अगर प्रतिस्पर्धा नहीं होता है तो विकास की गति धीमी हो जाएगी, रुक जाएगी और सरकार जो है वह मनमानी करने लगेगी। तो ये हुआ प्रतिस्पर्धा। एवं जन संघर्ष, जैसे कि संघर्ष होता है विभिन्न, जैसे हम लोगों ने अभी बात किया था कि संघर्ष, पहले संघर्ष की बात करते हैं तो समुदाय, संस्था या किसी के द्वारा जो है या किसी संस्था के द्वारा या किसी ऑर्गेनाइजेशन के द्वारा संघर्ष किया जाता है, सरकार के नीतियों का विरोध किया जाता है या अपने हितों की रक्षा के लिए कुछ आवाज़ उठाई जाती है। और जब बिना किसी संगठन, बिना किसी बैनर तले एक जन आंदोलन, जन संघर्ष किया जाता है कुछ आम जनता के द्वारा, कुछ जनता के द्वारा, जैसे कि आप बिहार में छात्र आंदोलन को देखेंगे वो जन संघर्ष में आएगा। आप उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश ये चिपको आंदोलन को देखेंगे वो जन संघर्ष आएगा। नर्मदा बचाओ आंदोलन जन संघर्ष में आएगा। तो वो कुछ लोगों के द्वारा एकत्रित होकर किसी खास कार्य को विरोध करने का जो निर्णय लिया जाता है उसको हम लोगों के द्वारा या ये जन संघर्ष कहा जाता है। जन संघर्ष के वजह से ही बिहार में ये भारत में जब आपको बता दें कि 1971 में श्रीमती इंदिरा गांधी गरीबी हटाओ का नारा दे करके और चुनाव में आई और उनको भारी बहुमत मिला, लेकिन भारी बहुमत के बाद भी वो गरीबी पे काम नहीं कर पाई। ठीक उसी समय बांग्लादेश से कुछ शरणार्थी भारत में आ गए जिसके ऊपर भी बहुत खर्च हुआ था और कुदरत की बीमार पड़ी, सूखा पड़ने की वजह से अकाल सी आ गई। अब इन तमाम समस्याओं को देखते हुए बिहार में छात्र आंदोलन शुरू हुआ और ये आंदोलन आगे बढ़ता गया, आगे बढ़ता गया। आगे बढ़ने के बाद जो है वो इतनी हद तक बिगड़ गई कि श्रीमती इंदिरा गांधी को 1975 में देश में आपातकाल की घोषणा करनी पड़ी। लेकिन आपातकाल की घोषणा करने के बाद जो आंदोलन में लोग थे, आंदोलनकारी थे, या तो बहुत सारे लोगों को गायब कर दिया गया या बहुत सारे लोगों को जेल में डाल दिया गया। इन तमाम लोगों को पुनः 1977 में चुनाव कराना पड़ा और बाहर निकालना पड़ा। तो जन संघर्ष, प्रतिस्पर्धाएं और जन संघर्ष का अर्थ ये है। अब इसमें हम देखेंगे लोकतंत्र में जन संघर्ष की भूमिका जो है इसको जानेंगे। क्या जानेंगे? लोकतंत्र में जन संघर्ष की
भूमिका। ठीक है, तो कमो बेस आप वही एग्जाम्पल दे सकते हैं कि उसकी जन संघर्ष की भूमिका महत्वपूर्ण है, काफ़ी व्यापक है लोकतंत्र में, क्योंकि अगर जन संघर्ष नहीं होता है तो सरकारें जो है वो डरेगी नहीं और मनमाने ढंग से कार्य करेगी। सरकार कितना हो मजबूत क्यों ना हो, कोई भी क्यों ना हो, वो जन संघर्ष को ध्यान में रखते हुए जनहितों की बात करती है, सर्व हितों की बात करती है, ताकि एक जन संघर्ष ना आ जाए। फिर भी जन संघर्ष आते रहे हैं और लोकतंत्र को सुदृढ़ करते रहे हैं। जैसे बिहार में छात्र आंदोलन आया और वो एक जन संघर्ष के रूप में उभरा, तो केंद्र सरकार में सत्ता परिवर्तन कर दिया। नर्मदा बचाओ आंदोलन, नर्मदा गंदी हो गई थी और उसको बचाने का आंदोलन किया गया और नर्मदा पे बहुत सारे कार्य बन गए। वो परियोजना जो बनने वाले थे, डैम जो बनने वाले थे, उस पर सरकार को झुकना पड़ा और रोक लगाना पड़ा। चिपको आंदोलन, जो पेड़ पौधा की कटाई, अंगू के पेड़ किसी खेल कंपनी को दे दिया गया था और वो खेल कंपनी मास लेवल पे पेड़ों की कटाई कर रही थी, लेकिन स्थानीय लोगों के द्वारा जन संघर्ष किया गया और बाद में उस आदेश को सरकार को ही झुकना पड़ा और उस आदेश को खारिज करना पड़ा, वापस लेना पड़ा कि ये जन संघर्ष, ये जंगल और ज़मीन की रक्षा हो सके। तो इस तरह से जगह जगह पे, या ताड़ी आंदोलन हो, नशा के विरोध में जन संघर्ष भी काम किया है, या ये चिपको आंदोलन हो गया, नर्मदा बचाओ आंदोलन हो गया, किसान आंदोलन हो गया, ये तमाम तरह के जो जन आंदोलन है, इनकी भूमिका जो है लोकतांत्रिक व्यवस्था में महत्वपूर्ण है। ये लोकतंत्र को विकास के पथ पे सरकार को निरंकुश बनाने से रोकते हैं। तो इस तरह से जन संघर्ष की भूमिका महत्वपूर्ण है। बच्चों, आगे हम इस अध्याय में देखेंगे बिहार का छात्र आंदोलन। बिहार का छात्र आंदोलन। जी हाँ बच्चों, बिहार का छात्र आंदोलन बिहार सरकार के विरुद्ध शुरू हुई थी। संक्षिप्त परिचय आज आपको हम दे देते हैं और आप स्वाध्याय करके आएंगे तो हम आगे इसको देखेंगे, लेकिन फिर भी इसमें संक्षिप्त परिचय आप ले लीजिए। बिहार में वहाँ से ही बात शुरू होती है कि 1971 में के आम चुनाव में श्रीमती इंदिरा गांधी गरीबी हटाओ की नारा देती हैं और वो सत्ता में वापस आती है, लेकिन गरीबी हट नहीं पाती है। सरकार के स्तर पे भ्रष्टाचार चरम सीमा पे थे और उस भ्रष्टाचार, उस बीच बांग्लादेश से शरणार्थी आ गए, उसमें भी पैसे खर्च होने लगे और अकाल भी आ गया, सूखा आने की वजह से अकाल आ गया। इन तमाम चीज़ों को देखते हुए भुखमरी की ये हाल हो गए भारत में, और तब जा कर के भ्रष्टाचार की सरकार के विरुद्ध ये बिहार में छात्र आंदोलन शुरू हुआ। बिहार में छात्र आंदोलन शुरू हुआ, उसके बाद कुछ छात्रों के द्वारा, छात्रों के समूह के द्वारा श्री जयप्रकाश नारायण जी को आमंत्रित किया गया कि आप मेरे आंदोलन का नेतृत्व करें। जयप्रकाश नारायण जी ने उन छात्रों के साथ एक बैठक रखी और उन्होंने अपनी कुछ शर्तों के साथ, कौन? जयप्रकाश नारायण जी कुछ शर्त के साथ छात्र आंदोलन को नेतृत्व करने के लिए तैयार हो गए। शर्त उनका ये था कि ये आंदोलन जो है हिंसक न होकर अहिंसक होगा। तो भारत में किसी तरह कोई भी आंदोलन जो होता है अहिंसक करने का ही प्रावधान है और अहिंसक ही होता है। छात्रों ने इस शर्त को माना कि हमारा आंदोलन अहिंसक होगा। उसके बाद ये आंदोलन केवल बिहार तक सीमित न रह करके राष्ट्रव्यापी होगा और ये इस मुद्दे पे भी उन लोगों ने माना और आंदोलन को आगे बढ़ाया। बिहार के छात्र आंदोलन जब स्टार्ट हुआ और चरम पे गया, ठीक उसी समय जो हम अगले क्लास में जानेंगे, कुछ रेलवे कर्मचारियों के द्वारा भी हड़ताल कर दिया गया और समस्या तब बड़ी हो गई जब उसी समय श्रीमती इंदिरा गांधी के चुनाव को अवैध घोषित कर दिया गया। एक ऐतिहासिक फैसला इलाहाबाद हाई कोर्ट के द्वारा देते हुए तब जाकर के इस आंदोलन में और जान आ गई और विरोध होने लगा। उसके बाद श्रीमती इंदिरा गांधी ने आपातकाल की 1975 में इस आंदोलन, छात्र आंदोलन या जन आंदोलन से डर करके, घबरा करके उन्होंने आपातकाल की घोषणा कर दी
और आपातकाल में जैसा कि आप जानते हैं कि आपके मौलिक अधिकार छीन जाते हैं, विरोध करने का अधिकार छीन जाता है, आप जनसभाएं नहीं कर सकते हैं, आप इन तरह की कोई रैलियां नहीं निकाल सकते हैं और निकालने पे आपको जेल में डाल दिया गया। तो इस तरह से विरोधी लोगों को जेल में डाल दिया गया। लेकिन सुखद परिणाम हुआ बिहार के छात्र आंदोलन का, क्योंकि फिर पुनः 1977 में जो चुनाव हुआ उसमें सत्ता परिवर्तन हो गया और पहली बार भारत में गैर कांग्रेसी सरकार का गठन हुआ। तो इस तरह से हम बिहार के छात्र आंदोलन को अगले कक्षा में पढ़ेंगे। तब तक के लिए आपसे आग्रह होगा कि घर पे जाएं, स्व अध्याय करें। स्व अध्याय में अगर किसी तरह की कोई कठिनाई आती है तो आप कमेंट बॉक्स में जाएं, कठिनाई को टाइप करें और हमें सेंड कर दें। यथासंभव हम इधर से प्रयास करेंगे, हमारी टीम प्रयास करेगी कि आपके समस्याओं का समाधान किया जा सके। तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।